देखिएगा, हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कल आपको बताया गया था कि किस फीचर के बेसिस पे आप लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आता है आपका लिविंग डाइवर्सिटी। देखिए, लिविंग डाइवर्सिटी में अगर हम बात करें तो लिविंग में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटेड डेटा देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आर नोन टू अस। ठीक है, मतलब 17 से 18 लाख स्पीशीज के बारे में हमको जानकारी है। अगर 17 लाख की बात करें तो इसमें 1.2 मिलियन एनिमल स्पीशीज हैं और 0.5 जो हैं वो प्लांट स्पीशीज नोन है, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो वैसे तो एस्टिमेटेड डेटा तो बहुत ज़्यादा है, इस अर्थ में जो पाई जाने वाली स्पीशीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। कितनी है? 7 मिलियन। लेकिन उसमें से हमको जानकारी कितने के बारे में है? 1.7 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो हमको इतने के बारे में जानकारी है। तो जिसके बारे में जानकारी है वो प्रोसेस जो है, और जिसके बारे में नहीं जानकारी है, इस बात का जो क्राइटेरिया है इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसी में एक प्रोसेस आता है आपका क्या? आइडेंटिफिकेशन आता है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो हम कोई नई स्पीशीज डिस्कवर कर रहे हैं उसके बारे में हम पहले से जानते हैं या नहीं, वो हमारे लिए नया है या पुरानी स्पीशीज है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है फिर आया आपका नॉमेनक्लेचर। क्या आया? नॉमेनक्लेचर। देखिए, नॉमेनक्लेचर क्या होता है? जैसे नामकरण आप पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ऐसे ही बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, एक जैसे लोकल नेम जो है किसी भी स्पीशीज का या किसी भी ऑर्गेन्स का एक लोकल नेम होता है, वो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में उसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आप ही लोगों में से कुछ लोगों का एक घर का नाम होगा, घर का नाम होगा, और एक आपका डॉक्यूमेंट नेम होगा, यानी जिसमें मार्कशीट, आधार कार्ड में आपका नाम लिखा हुआ होगा। तो अगर आपके घर वाले नाम से यहाँ पे आके कोई पूछे कि वो है क्या, तो वो कह देंगे क्या? नहीं है। तो फिर डिस्प्यूट क्या होगा इस बात का? कहेंगे रोज तो मेरा बच्चा आता है यहीं पे, हम खुद छोड़ के जाते हैं और इतने दिनों से आता है और हम जानते हैं कि यहीं पे पढ़ता है। हम कह देंगे नहीं, इस नाम का कोई बच्चा है ही नहीं यहाँ पे। तो डिस्प्यूट हो गया, पर्सन वही है, नाम अलग अलग होने की वजह से डिस्प्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एनसीईआरटी वाले आपको बोलते हैं कि जैसे अनियन ले लीजिए, प्याज। ठीक है, तो इसको हम हिंदी लैंग्वेज में प्याज बोलते हैं, मराठी लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसको कांदा बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उसको अनियन बोलते हैं। तो जिस इंसान को इंग्लिश की जानकारी नहीं होगी तो वो उसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, अनियन। जिसको हिंदी आती है वो प्याज जानता है, और आप मुंबई गए, कहे भैया प्याज दे दो, तो कहेगा है नहीं। कहेगा अजीब आदमी रखे हुए सामने, कह रहे हो प्याज है नहीं, कहेगा ये कांदा है, कहोगे आप नहीं प्याज है, वो कहेगा नहीं कांदा है। हो गया डिस्प्यूट। है एक ही ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्प्यूट क्या हो गया? नाम की वजह से डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए, ये तो इतनी ही लोकेलिटी की बात हो गई, इतने आसपास की बात हो गई। आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, फिर कई सारी लैंग्वेज हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, कन्नड़ है, उड़िया है, तेलुगु है। ठीक है, तो कई सारी अलग अलग लैंग्वेज, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कितनी लैंग्वेज सीखें? या तो जहाँ जाएं उस जगह का लोकल लैंग्वेज हमको पता हो, तब तो हमको वो सामान मिलेगा। तो इसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए क्या किया गया? एक यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर बनाया गया, यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर बनाया गया। उस नाम से वो हर एक जगह जाना जाएगा। जैसे आप क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वाला आपका नाम होता है ना, कहीं भी नाम लिखना होता है तो आप वही बताते हैं, बाहर का कोई आदमी पूछता है तो आप वही नाम बताते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज्ड है आपका, हर एक जगह आप उसी नाम से जाने जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया? नॉमेनक्लेचरल रूल बनाया गया। तो अलग अलग ऑर्गन्स को
नाम लिखने के लिए अलग अलग रूल बनाए गए। जैसे एक है ICZN, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसके अकॉर्डिंग हम एनिमल का नाम लिखते हैं, किसी भी एनिमल का नाम लिखते हैं तो वो नॉमेनक्लेचरल रूल आपका क्या कहलाता है? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। किताब रख लो भैया, घर पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ाया जाता है, यहाँ पे पढ़िए। अब ज़्यादा आपको रखना है तो NCERT लिखिए, ठीक है? उससे ज़्यादा आपसे ना कुछ पूछा जाएगा ना आपको जरूरत होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी बुक पढ़िए, आप घर पे पढ़िए, जो यहाँ पे पहले पढ़ाया जा रहा है आप उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है? तो ये है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ये है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? हाँ, प्लांट्स का नाम देते हैं, ठीक है? ऐसे ही है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरसेस का नाम लिखते हैं। ऐसे ही है इंटरनेशनल कोड फॉर बदल देते हैं, नहीं तो नाम एक ही हो गया था। ये नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर BA लिख देते तो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया? ICN लिख दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर द बैक्टीरिया। तो इसके तहत हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो ऐसे ही, ठीक है, कल्टीवेटेड प्लांट के लिए अलग से नॉमेनक्लेचर है, उसको BN के ICBN के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है? जो कल्टीवेशन प्लांट हैं, जो जिसका हम कल्टीवेशन यानी खेती करते हैं, उसका नाम हम क्या करते हैं? उसके लिए अलग है हमारे पास कोड, उसके अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं। जैसे आप मार्केट में नए सीड को लेने जाते हैं तो आपको बोल देते हैं कि ये धान की नई वैरायटी है 464, 666, ऐसे ही आपको बोल देते हैं, ठीक है? आप देखते भी होंगे, तो वो वैरायटी होती है, ठीक है? तो उसका अलग से नॉमेनक्लेचरल रूल बनाया गया है। तो ये सब नॉमेनक्लेचरल रूल है। कोई भी साइंटिस्ट जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम लिखेगा वो इसी कोड के अकॉर्डिंग लिखेगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्लांट स्पीसीज जो है अपने पर्टिकुलर एरिया में डिस्कवर किया। क्या किया? एक कोई प्लांट स्पीसीज थी, कोई प्लांट स्पीसीज था, इसको आपने अपने पर्टिकुलर एरिया में खोजा। आप चाहते हैं कि मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूं, तो सबसे पहले आपको इसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ये करना पड़ेगा कि अभी तक जो हमको इतनी नॉन स्पीसीज हैं हमारे बारे में, जिनके बारे में हमको जानकारी है, कहीं ये उनमें से एक तो नहीं है। अगर ये इनमें से एक नहीं है तब तो आपने क्या किया? एक नई स्पीसीज डिस्कवर किया। क्या किया? नई स्पीसीज डिस्कवर किया। तो इस नई स्पीसीज का आपको नाम देना पड़ेगा। तो आप जो नाम लिखेंगे इसका, वो किसके अकॉर्डिंग? ICBN के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो उसमें कुछ रूल्स बनाए गए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वो नाम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने लिखा, हो सकता हो दुनिया के किसी दूसरे कोने में, किसी दूसरी कंट्री में वही स्पीसीज किसी दूसरे आदमी को मिल गई। उसने भी सोचा हम भी नाम लिखेंगे, तो उसने भी मिलाया, तो पता चला कि अभी तक जो है नॉन स्पीसीज में इसका नाम नहीं है, ना ये प्लांट है। तो उसने सोचा हमने नई स्पीसीज डिस्कवर की। फिर वो भी क्या करेगा? इसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम देगा। तो जो इंसान यहाँ पे इस स्पीसीज का नाम दे रहा है, वही स्पीसीज दूसरी जगह कोई किसी दूसरे पर्सन के द्वारा इसका भी वही नाम लिखा जाएगा जो इस साइंटिस्ट ने दिया, अगर वो अकॉर्डिंग टू द नॉमेनक्लेचर चल रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों स्पीसीज दो अलग जगह पे खोजी गई तो कोई अलग अलग नाम दे दे, नहीं, उसका नाम एक ही होगा। जब बाद में आएगा सामने सबके तो पता चलेगा कि ये स्पीसीज वही, बाद में डिटरमाइन करेंगे कि किसने पहले किया, ठीक है? लेकिन नाम क्या होगा? एक ही होगा। चाहे वो यहाँ का इंसान ले, चाहे वो यहाँ वाला नाम लिखेगा, तो दोनों का नाम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये डिस्प्यूट हमारा खत्म हो गया, ये डिस्प्यूट खत्म हो गया। दूसरी बात, इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज को क्या किया गया? इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया गया कि हर एक जगह जो है वो इंग्लिश जो है इन जनरली सबको आती है, ठीक है? अपने लोकल लैंग्वेज के अलावा, ठीक है? आप क्या करते हैं? इंग्लिश भी जानते हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द कंट्री में देखिए, अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपकी बात वो समझ जाते हैं।
तो एक तो स्टैंडर्डाइजेशन ये हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने क्या किया है, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया, और हर एक ऑर्गेनिज के नॉमेनक्लेचर के लिए हमने क्या किया, इंटरनेशनल रूल बना दिया कि हर एक जगह यही पे फॉलो, यही फॉलो, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जब नॉमेनक्लेचर हम करते हैं तो इसके लिए भी कुछ बेसिक रूल हैं जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं और आपको जितनी जानकारी में होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। पहला, अकॉर्डिंग टू द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जैसे द्विनाम पद्धति है और पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी है, ठीक है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो बेसिक आइडिया है वो एक साइंटिस्ट थे बॉहिम गैस्फोर्ड, उन्होंने दिया, ठीक है। लेकिन जो नाम लिया जाता है वो कैरोलस लिनियस का, किसका लिया जाता है, कैरोलस लिनियस का। लेकिन इसका जो आइडिया था वो किसका था, बॉहिम गैस्फोर्ड का, ठीक है। आप कभी डीपली जब पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि बॉहिम गैस्फोर्ड ने इसका आइडिया दिया था बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। तो अकॉर्डिंग टू द बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कंटेन दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर के बना होगा। क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होगा, दो शब्द से मिलकर के बना हुआ होगा। एक कहलाएगा, पहला जो होगा वो कहलाता है जेनेरिक नेम, क्या कहलाता है, जेनेरिक नेम, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसको आप शॉर्ट में लिख लेते हैं जीनस और इसको आप लिख लेते हैं स्पीसीज, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है, पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज। जीनस को जेनेरिक नेम बोलते हैं और स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। दूसरा, द नेम ऑफ द जीनस शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर एंड ऑफ स्पीसीज शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेटर। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा और स्पीसीज का नाम जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। कोई भी साइंटिफिक नेम बताइए। चलिए एनसीईआरटी वाले इतनी बार लिख देते हैं कि नींद में भी याद हो। ठीक है, तो जीनस का नाम हमने कैपिटल से स्टार्ट कर दिया और स्पीसीज का नाम हमने क्या किया, स्मॉल से स्टार्ट कर दिया। ये हमारा दूसरा रूल है। तीसरा ये है कि बोथ वर्ड आर रिटन इन इटैलिक। दोनों वर्ड किस में लिखे होने चाहिए, इटैलिक में लिखे हुए होने चाहिए। जैसे जो शब्द हमारे लिए जाते हैं बायोलॉजी के, ज्यादातर शब्द जो है वो लैटिन से लिए हैं, लैटिन वर्ड से। तो इसका जो फॉन्ट होता है, रिटन फॉन्ट होता है, वो इटैलिक में होता है। इटैलिक थोड़ी सी टिल्टेड राइटिंग होती है, मुड़ी हुई, झुकी हुई राइटिंग। अब चूंकि हम इटैलिक नहीं लिख सकते हैं, if not written in italics and if hand written then both word get separate underline। तो दोनों वर्ड को अगर हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों को हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये नहीं कि यहाँ से लाइन रखते यहाँ तक खींच दिए एक ही बार, नहीं, दोनों लाइन को क्या करेंगे हम, दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइनिंग करेंगे। ये इतने रूल हैं, ये इतने रूल हैं, नॉमेनक्लेचरल रूल। आप इसी के अकॉर्डिंग कोई नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया। इसके अलावा एक रूल मैं आपको और बता देता हूं, दो रूल बता देता हूं, ठीक है। एक रूल ये है कि एनी वर्ड इन द जीनस और स्पीसीज मस्ट नॉट बी लेस देन 3 letters एंड नॉट मोर देन 12 letters। 3 लेटर से छोटा और 12 लेटर से बड़ा नहीं हो सकता है कोई नाम। अगर है आपके पास तो 3 लेटर से छोटा कोई वर्ड नहीं हो सकता है, चाहे जीनस या स्पीसीज का कोई भी वर्ड 3 लेटर से छोटा नहीं हो सकता है और 12 लेटर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, दूसरी बात, बोथ वर्ड इन द जीनस एंड स्पीसीज कैन नॉट बी सेम इन द केस ऑफ प्लांट। दोनों जीनस और स्पीसीज के दोनों वर्ड सेम नहीं हो सकते हैं प्लांट के केस में। एनिमल के केस में हो सकता है, एनिमल के केस में कई सारे और बताइए। जो आपके एनसीईआरटी में पहले वही बात है। एक तो है नाजा, इसको बोलते हैं कोबरा, जो नाग बोलते हैं हमारे यहाँ, कोबरा। इसको देखने के बाद कोई नहीं कहता है नाजा।
देखने के बाद थोड़ी ना कहेंगे गिना जाता है, ठीक है। रेड, रेडस रेडस, ठीक है। तो ये देखिए दोनों वर्ड इसमें क्या हो गए, सेम हो गए, जीनस भी वही है और स्पीशीज भी वही है, लेकिन प्लांट के केस में नाम दिया गया था, ये नाम दिया गया था अरहर, किसका, अरहर, दाल होती है नाम दिया, तो कैजाइनस कैजाइनस नाम दिया गया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नॉमेनक्लेचरल रूल दोनों वर्ड सेम नहीं हो सकते, तो बाद में इसका नाम बदल करके कैजाइनस कैजन कर दिया गया, क्या कर दिया गया, कैजाइनस कैजन कर दिया गया अरहर, ठीक है। तो दोनों वर्ड सेम नहीं हो सकते, तो चलो भैया डिफरेंट अलग हो गए, ठीक है। तो प्लांट के केस में दोनों वर्ड सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एनिमल के केस में दोनों वर्ड सेम हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास रूल 5 से 6 हो गए। तो ये नॉमेनक्लेचरल रूल है, इतने क्या है आपके नॉमेनक्लेचरल रूल, ठीक है। तो कुछ साइंटिफिक नेम जो है वो आपको रटे हुए होने चाहिए, जैसे आपके एनसीईआरटी में है एक वीट का दिया हुआ है, ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर दिया है हाउस फ्लाई, मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। फिर आपका दिया है किसका, ह्यूमन, ह्यूमन का दिया है, उसकी फैमिली है होमिनिडी, तो इससे याद होना चाहिए आपको, ह्यूमन का दिया है होमो, इसमें से ह्यूमन का नाम कौन सा है, ह्यूमन, कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट, ह्यूमन का जो नाम है वो पहला वाला, 1 2 3, कितने लोग कह रहे हैं दूसरा वाला, जो बचे सब दूसरे वाले, नहीं भैया ट्राइनोमियल है ये नहीं, पॉलिनोमियल, और कोई पॉलिनोमियल में वो आता ही नहीं, पॉलिनोमियल का नॉमेनक्लेचर ही अलग है, अभी आपको आगे बताएंगे बाद में। तो बताइए कितने नोटा वाले हैं, कभी कभी वोटिंग जो होता है ना, वो वोटिंग वाली मशीन में जो है कहते हैं आपके नेता हैं तो आप इनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए, और जिसके कोई नेता नहीं है वो दबा दीजिए नाना बदलेगा नोटा, तो कुछ जो है नोटा वाले होते हैं, नहीं आप हाँ या ना वाले में रहिए, नोटा वाले में फायदा नहीं है। तो अगर आपसे ह्यूमन पूछता है तो ह्यूमन का जो नाम है वो होमो सैपियंस है, और अगर जो मॉडर्न मैन पूछता है तो होमो सैपियंस सैपियंस है, वी आर द मॉडर्न मैन, हम लोग क्या है मॉडर्न मैन, हमारा इतिहास 10,000 साल पुराना है। इससे अगर आप होमो सैपियंस बताते हैं तो आई थिंक आप 10,000 साल से ज्यादा पुराने, और देख के लगता है होमो सैपियंस ये ह्यूमन है, ह्यूमन की कई सारी स्पीशीज है, होमो हैबिलिस है, होमो निएंडरथैलस है, क्रो-मैग्नॉन है, ठीक है, रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, कई सारी ह्यूमन की स्पीशीज है। अब वो बात की बात है कि हम इकलौते स्पीशीज बचे हैं यहाँ पे होमो की, ठीक है। तो होमो सैपियंस ये ह्यूमन की स्पीशीज, होमो सैपियंस सैपियंस ये मॉडर्न मैन है, बात समझ लो भैया, ये जीनस है, ये जीनस है, ये स्पीशीज है, और ये सब स्पीशीज, ठीक है। लेकिन सब स्पीशीज को हम नॉमेनक्लेचर में काउंट नहीं करते हैं। जो 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है ना, किंगडम है, फाइलम या डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज है, तो इसमें से हम सब स्पीशीज को नहीं लिखते हैं, उस कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं, लेकिन लिख सकते हैं। एनिमल के केस में सब स्पीशीज लिखा जाता है, प्लांट के केस में वैरायटी लिखा जाता है। तो आप पढ़ते हैं ना कि ये धान की नई वैरायटी है, गेहूं की नई वैरायटी है, तो वैरायटी का मतलब क्या, वो एक तरीके की सब स्पीशीज, क्या है सब स्पीशीज। तो ये होमो सैपियंस सैपियंस मॉडर्न मैन है, और होमो सैपियंस जो है वो ह्यूमन की स्पीशीज।
तो ह्यूमन पूछा जाएगा तो होमो सैपियन, और मॉडर्न मैन पूछा जाएगा तो होमो सैपियंस है। अब देखिएगा इसी में आता है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको भी कैरोलस लिनियस। अब चूंकि फिर डिस्प्यूट आएगा, जब आप हायर स्टडी करने जाएंगे तो फिर मेन आइडिया आएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, फिर नाम आएगा बाइनोमियल। लेकिन आपके स्तर तक कैरोलस। इन्होंने कहा था कि अगर हम कोई मान लीजिए नई स्पीशीज डिस्कवर करते हैं तो जिसने वो स्पीशीज डिस्कवर की है उसके सामने उसका नाम जो है वो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। एब्रिविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो कहे कि अगर मान लीजिए कि लिनियस साहब ने आम की डिस्कवरी की हुई, आम के पेड़ की, तो इसका जब नाम हम लिखेंगे तो पहले तो हम उसका जीनस और स्पीशीज लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कवरर का नाम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म। मान लीजिए लिन ने डिस्कवर किया था तो लिन लिख लीजिएगा, टिन ने डिस्कवर किया था टिन लिख लीजिएगा, जैसा आपका नाम हो वैसा जो भी लिखना चाहें आप टिन कुछ भी लिख लीजिए। मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ दीजिएगा अंडरलाइन के लिए नाम से, ठीक है। तो अब देखिएगा मैंगीफेरा इंडिका लिन कहे ये बताओ भैया कि हमारे पास स्पीशीज तो 1.7 मिलियन है, 17 लाख स्पीशीज, हमको वही नहीं याद हो रही थी। अब हम चले ये याद करते हैं कि किसने डिस्कवर किया था इसको, तो इसको रहना ही डिस्कार्ड कर दिया। पहले ये तो याद हो जाए 17 लाख है, 12 लाख एनिमल, 5 लाख प्लांट, बाद में देखेंगे। तो ये आइडिया वहीं पे ड्रॉप कर दिया गया, आगे फॉलो नहीं। तो ये है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या है इसमें नाम साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग डिस्कवरर का भी नाम आप खोजिएगा तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो इतनी बातें आगे समझ, ठीक है। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर रूल, नोमेनक्लेचर। फिर नोमेनक्लेचर के बाद आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जिस ऑर्गेन्स को आपने आइडेंटिफाई किया उसको क्या करिए आप, क्लासिफाई करिए। क्या करिए, क्लासिफाई करिए, यानी क्लासिफिकेशन करिए उसका। तो क्लासिफिकेशन में देखिए, एक तो आपका क्लासिफिकेशन है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, और एक है कि इस अर्थ पे पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उस वाले क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो आगे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम पढ़ेंगे कि इस अर्थ पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले किसने, कैरोलस लिनियस ने ही 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। किसमें, 2 किंगडम, एनिमैलिया, प्लांट। फिर उसके बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम 1969 में आरएच पटेकर ने दिया। उसके बाद भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसको कार्ल बूजे एट अल ने दिया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेन्स को जिसको हमने डिस्कवर किया है उसको हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ उसमें टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी होता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं कुछ, जिसमें 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे एनसीईआरटी में दिए गए। AIDS
विच मेक द स्टडी इजियर, दैट इज द एड। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट या टूल होते हैं। ठीक, दूसरा वाला एड्स में समझ लीजिए बीमारी होती है HIV बाद में। हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं, इसमें बताया जाता है कि 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, 7 जरूरी। ऑब्लिगेट का मतलब होता है एसेंशियल। ठीक है, तो इसमें 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो है हमारे पास है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो ये आपके कितने हुए? 7 टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाते हैं। ये 7 टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं हमारे पास, जिनको अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हमने डिसेंडिंग में मैंने लिखा है, लेकिन लिखते हैं हम असेंडिंग। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। इस सीक्वेंस में हम लिखते हैं छोटे से बड़े क्रम में असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम बात करें कि स्पीशीज क्या होता है, ठीक है, तो स्पीशीज की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट इंटरब्रीड। ठीक है, जो आपस में क्या करते हो? इंटरब्रीडिंग करते हो, मतलब आपस में ही ब्रीडिंग शो करते हो। किसी दूसरे स्पीशीज का मेंबर किसी दूसरे स्पीशीज से ब्रीड नहीं करता है, नेचुरल कंडीशन में तो नहीं करता। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट इंटरब्रीड एंड हैविंग मोर ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर, ज्यादातर सिमिलरिटी पाई जाए, मतलब वो एक ही स्पीशीज के हैं। ठीक है, जैसे वी आर द ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट वी आर द होमो सैपियंस। ठीक है, तो हमारे बीच में सिमिलरिटी है ना भाई, सबके पास 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर वही है। ठीक है, तो डिफरेंसेस थोड़े बहुत माइन्यूट। ठीक है, तो दैट मींस वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, हम क्या एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज जीनस। जैसे एक जीनस में एक से अधिक स्पीशीज हो सकती है। जैसे मैंने बताया ना कि ह्यूमन की ही एक स्पीशीज नहीं, कई सारी स्पीशीज थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक ही एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने बताया होमो सैपियंस, होमो हैबिलिस, निएंडरथैल्स, क्रो-मैग्नॉन, ये सब ह्यूमन की स्पीशीज थी, एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी, पहले पाई जाती थी। ठीक है, तो कई सारी स्पीशीज है ना, लेकिन सब के सबका जीनस क्या है? होमो। सबका जीनस क्या है? होमो। तो जीनस कॉमन हो गए, एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकती है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज नोन एज फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास फाइलम इन द केस ऑफ एनिमल, बट डिवीजन इन द केस ऑफ प्लांट। प्लांट में हम डिवीजन लिखते हैं, जैसे डिवीजन हम पढ़ते हैं ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो उसका डिवीजन है। ठीक है, और देन है किंगडम। किंगडम जो होता है ये हाईएस्ट टैक्सॉन कहलाता है। जैसे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो किसी भी सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं, उसमें एक हियरार्की होता है। हियरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस। हियरार्की का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस दो ही आप पढ़ के आते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। इस सीक्वेंस में जो हर एक कैटेगरी है, क्या है? हर एक कैटेगरी है। जैसे ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, तो इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी है। तो हर एक कोई क्या है? कैटेगरी है। तो हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। तो ये भी टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है, सारे के सारे। इसमें से सबसे छोटा जो टैक्सॉन है वो स्पीशीज है। लार्जेस्ट टैक्सॉन जो है किंगडम। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है? स्पीशीज। सबसे बड़ा किंगडम। जैसे कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए, तो वहां हर एक सिस्टम में एक कैटेगरी होती है। क्या होती है? एक कैटेगरी होती है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, तो एजुकेशन सिस्टम या किसी कॉलेज में या इंटर कॉलेज में क्या होता है? एक डायरेक्टर होंगे, फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचिंग फैकल्टीज, नॉन टीचिंग फैकल्टी मतलब बाबू होंगे, फिर
प्यून होगा या चपरासी, ठीक है। तो ये कैटेगरी है ना, तो सबकी एक रैंक है। जैसे प्रिंसिपल बोल दिया गया तो क्या प्रिंसिपल एक ही होता है क्या? नहीं, उस रैंक पे कई सारे लोग हो सकते हैं ना, लेकिन अलग अलग सिस्टम है। ये एक सिस्टम है, ये एक कॉलेज है, कोई दूसरा कॉलेज होगा तो वहां का प्रिंसिपल तो कोई दूसरा होगा ना, लेकिन दोनों की रैंक क्या है? सेम है ना। तो एक रैंक पे एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग सिस्टम है। तो इसीलिए 2 किंगडम सिस्टम है, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो अलग अलग, अब एक किंगडम के अंदर कई सारे क्या हो सकते हैं फाइलम, जैसे एनिमलिया के अंदर, सॉरी किंगडम जो है आप ले लीजिए, प्लांटी ही ले लीजिए। प्लांटी के अंदर कई सारे डिवीजन हैं, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये अलग अलग डिवीजन है ना। फिर क्लास है, जैसे एंजियोस्पर्म में 2 क्लास है, मोनोकॉट, डाइकॉट, है कि नहीं। फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस और स्पीशीज तो उसी ऑर्गेनिज का साइंटिफिक नेम होता है। तो ये कैटेगराइजेशन है, इसको हम टैक्सोनॉमिकल रेट्स बोलते हैं। ये 7 ऑब्लिगेट टैक्सॉन किसी भी क्लासिफिकेशन में जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, ठीक है। इसमें से लार्जेस्ट किंगडम है और स्मॉलेस्ट क्या है? स्पीशीज। अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन का ही क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, ह्यूमन का, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? किंगडम क्या लिखेंगे? किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा? बताइए समझ में। Chordata are the organ that having the notochord, but vertebrata are the organ that notochord is replaced by the vertebral column. जिनका notochord vertebral column के द्वारा रिप्लेस हो गया, तो vertebrata में तो हम पढ़ते हैं ना, एम्फीबिया से लेकर के कहाँ पे, सॉरी वर्टिब्रेटा में हम पीसी से लेकर के कहाँ पे, मैमलिया तक पढ़ते हैं। भाई वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड कर लिया है 2 सुपर क्लास में, पिसीज और एम्फीबिया, सॉरी पिसीज और टेट्रापोडा। तो पिसीज में हम फिशेस दो कैटेगरी है, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस, कॉन्ड्रिथिज एंड ऑस्ट्रिकथिज, ठीक है। फिर हम पढ़ लेते हैं टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज यानी बर्ड्स एंड मैमलिया, ठीक। तो वी आर द वर्टिब्रेट्स। क्लास मैमलिया, मैमल से बिलोंग करते हैं ना, मैमलिया। ऑर्डर प्राइमेटा है, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में डिवाइड करते हैं ना। मैमल को हम क्या करते हैं? प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में डिवाइड करते हैं। प्राइमेट में आता है मैन, एप और मंकी। कौन आते हैं? मैन, एप और मंकी, इतने आते हैं। और बाकी जो बचे वो क्या हो गए? बाकी मैमल्स नॉन प्राइमेटा में आते हैं। फैमिली होमिनिडी, ये तो अभी ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है। जितना लोएस्ट टैक्सॉन होगा उतने नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे? कम होते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर घटते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वी आर द ह्यूमंस, हमारे बीच में सिमिलरिटी ज्यादा हो, ठीक है। और हमारे कोई करीबी रिश्तेदार ले लीजिए, गोरिल्ला चिंपांजी, बहुत ज्यादा दूर के नहीं है, थोड़ा करीबी है, वो भी मैमलिया तक आएंगे कि नहीं? मैमलिया प्राइमेटा में आएंगे, इसमें भी आएंगे, कम्युनिटी में नहीं, ठीक है। तो यहां तक आ गए, यानी इसके ऊपर का जो है वो सेम है दोनों, लेकिन इससे नीचे डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस क्यों हैं? क्यों? वी आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर घटने लगते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ने लगते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एनिमलिया, बोलते वी आर एनिमल्स, देन एनिमल में तो बहुत सारे आते हैं ना, पॉलीफेरा से लेकर के मैमलिया तक सारा आ जाएगा, सारे के सारे एनिमल ही हैं। स्पॉन्जेस भी कहेंगे हम भी एनिमल हैं, हाइड्रा कहेगा हम भी एनिमल हैं, तो सब एनिमल हैं भाई। तो हमारे उसके बीच में क्या सिमिलरिटी है क्या? बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होंगे, बोथ हैविंग द मेड अप ऑफ एनिमल सेल, सेल वॉल नहीं है, दोनों में एनिमल सेल है, सेल बाउंड्री है, सेल ऑर्गेनेल्स वही सारे हैं, तो बेसिक फंक्शन सबका सेम है, वो तो बात समझ में आती है।
हम जो ठहरे वो वर्टिब्रेट है, वो ठहरा नॉन कार्डेट, हम मेमेलिया, और वो दूसरे कैटेगरी का हो। तो ऐसे ही ये आपके कैरेक्टर जो है वो डिफर करते जाएंगे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। तो ये हो गए आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स 7। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। बेसिक आप इस पर ध्यान दीजिए, ये तो आपको कुछ का याद करना है, ठीक है। जिसमें आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में जो चार्ट दिया गया है उसमें 4 ऑर्गन्स का नाम लिखा हुआ है, जिसमें से 2 का तो आपको पता ही है, 2 का याद करना है, वो भी क्या, ऑर्डर, ठीक है। जैसे अब मस्का डोमेस्टिका का है तो मस्टिडी हो जाएगा उसकी फैमिली, होमोसेपियंस है तो होमिनिडी हो जाएगी। ई जो होता है वो सफिक्स होता है किसका, फैमिली का, ये सफिक्स होता है वो फैमिली का, ठीक है। तो एनिमल की फैमिली तो कम, लेकिन प्लांट की कुछ फैमिली जो है वो आपके सिलेबस में है, जैसे लिलिएसी, सोलोनेसी, ब्रेसिकेसी, फेबेसी। तो ये इतनी आपकी सिलेबस में है, आपके फैमिली के सिलेबस हैं आपके नोटबुक में, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कई सारी फैमिलीज थी जो अभी सिलेबस से रिड्यूस हो गई हैं, कम हो गई हैं। नहीं तो पहले हम लोगों को 14 फैमिली पढ़नी पड़ती थी, हमारे समय में 7 थी, आपके समय में लीगली 3 है और इलीगली 4। मतलब लीगल 3 मतलब नाम लिखा हुआ है, चौथे का पहले ही पेज पे FF और FD फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बना के रखे हैं, वो है ब्रेसिकेसी। क्या है, ब्रेसिकेसी, जिसका पहले नाम क्या था, क्रूसीफेरी था, ठीक है। क्रूसीफेरी जो है वो सरसों वाली फैमिली है, क्या है, सरसों वाली फैमिली, उसका नाम बदल के रख दिया गया है ब्रेसिकेसी, क्योंकि हर एक फैमिली का या कैटेगरी का जो होता है वो एक जो है वो स्पेसिमेन होता है, जिसके बेसिस पे उस कैटेगरी का नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे ब्रेसिकेसी, ब्रेसिका पे नाम रखा गया है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ठीक है, सरसों होता है ना, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है, ब्रेसिका अल्वा है, ब्रेसिका नाइग्रा है, ब्रेसिका और ब्रेसिका कैपिटाटा है। तो कई सारी स्पीशीज हैं, ब्रेसिका और ब्रेसिका कैपिटाटा मतलब बंद गोभी, ठीक है। ब्रेसिका नाइग्रा, मकोई देखे हैं, छोटा सा प्लांट होता है, बेरी जैसे फ्रूट होते हैं उसके, बेरी मतलब जो गुच्छे में भले, तो पहले ये हरा हरा होता है, ठीक है, पक जाने के बाद क्या होता है, ब्लैक खाते हैं ना, थोड़ा खट्टा मीठा, दैट इज द ब्रेसिका नाइग्रा, वो सरसों वाली फैमिली का ही है। आए होंगे, बताएं भले ई जो सफिक्स लगता है वो फैमिली में लगता है, जैसे मालवेसी, सोलोनेसी, कुकुरबिटेसी, लिलिएसी, फेबेसी, सब में क्या ई लगा हुआ है, ये सफिक्स होता है। सॉरी, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी 7 है, जैसे बना ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है। टैक्सोनॉमिकल एड्स ऐसे टूल्स या टेक्निक होते हैं जो हमारे टैक्सोनॉमी को आसान बनाते हैं, स्टडी को आसान बनाते हैं, उनको हम टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में कई सारे हैं। टैक्सोनॉमिकल aids are the tools or technique that make the study easier for the classification, या that makes the classification study easier, जो क्लासिफिकेशन की स्टडी को आसान बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। इस टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो है पहला है आपका हर्बेरियम, ये क्या होता है हर्बेरियम, और कोई
Herbarium is a storehouse. Herbarium is a storehouse of plant in which plant are dried and pressed on a paper. तो हम क्या करते हैं, जैसे हार्बेरियम फाइल आप बनाते हैं, दैट इज द हार्बेरियम। तो उस फाइल में जो पेज होता है उसका साइज जो होता है 29 × 41 सेंटीमीटर, 29 × 41 सेंटीमीटर, ये हार्बेरियम सीड का साइज होता है। हार्बेरियम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्लांट पहले हम सेलेक्ट करते हैं, जिन प्लांट का हमको हार्बेरियम फाइल तैयार करना होता है। तो हार्बेरियम के लिए हम उस प्लांट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कहाँ से कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, इतना ही इंफॉर्मेशन। उस स्पेसिमेन का लोकल नेम, इंग्लिश नेम और साइंटिफिक नेम और उसकी लेबलिंग की जानी चाहिए। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि फाइल आप तैयार कर रहे थे और आप अपने लोकेलिटी में खोजा वो स्पेसिमेन नहीं मिला, तो उसके बाद फोन किया कि भैया जो है तुम्हारे यहाँ मिला है, तो कहे हाँ मिला है, तो कहे हमारे लिए भी लेते आना। और उस हार्बेरियम शीट में लिखे हैं अपना ना, वहाँ लिखिए कलेक्टर नेम में दोस्त का नाम लिखिए, पूछो कब कलेक्ट किए थे, वो टाइम लिखिए, डेट लिखिए उसका। ठीक है, तो जिसने कलेक्ट किया उसका नाम लिखिए। फाइल के ऊपर तो आपका नाम है ही, लेकिन स्पेसिमेन तो आपने नहीं कलेक्ट किया ना। स्पेसिमेन जिसने कलेक्ट किया उसका नाम लिखना पड़ेगा, तभी आपकी हार्बेरियम सही मानी जाएगी। नहीं तो आइसोटाइप और हेलोटाइप में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। है नहीं सिलेबस में, नहीं तो पढ़ाते तो आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। इसमें क्या करते हैं, हम प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हमारे पास स्पॉन्ज पेपर होता है, एक तरह का पेपर आता है, स्पॉन्ज पेपर बोलते हैं उसको। उसकी 2 शीट ले करके उसमें प्लांट को रख करके, उसमें रख करके और भारी चीज़ से दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं। तो उससे जितना उसका सैप होता है ना, जूस निकलता है, वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद उस स्पेसिमेन को हम निकालते हैं, हार्बेरियम सीट पे रखते हैं और यहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। नहीं तो पता चला फाइल लगा के रखे हुए बना के और कीड़ा आया अपना काम कर गया, स्पेसिमेन ही खा गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, जिससे वो प्रिजर्व है। तो अब इंसेक्टिसाइड का इस स्पेसिमेन पे हमने क्या किया, सिलेक्शन जो है वो छिड़क दिया, प्रिजर्व हो गया। अब इसके पार्ट्स, जितने पार्ट्स हैं वहाँ पे उसकी लेवलिंग कर दीजिए और यहाँ पे इसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम और साइंटिफिक नेम तीनों लिखेंगे। फिर कलेक्टर नेम, किसने कलेक्ट किया था, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से और कितने बजे इस डेट को कलेक्ट किया गया वो लिखेंगे। फिर उसके बाद उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे। तो ये इतना होगा आपका। तो ये आपका हार्बेरियम है। हाँ, फैमिली भी लिखेंगे, कलेक्टर नेम और फैमिली भी लिखेंगे, किस फैमिली से बिलोंग करता है। इन जनरली क्या होता है, हार्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन में फैमिली जरूरी होती है, मतलब साइंटिफिक नेम के साथ फैमिली। जैसे ये हार्बेरियम है ना, इसमें इतना लिखा होता है। जब आप बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे, बोटेनिकल गार्डन में क्या किया जाता है, अभी वो भी एक टैक्सोनॉमिकल टूल है, तो इसमें हार्बेरियम कैसे हमारे लिए उपयोगी होता है, ये होता है क्विक रेफरेंस टूल। क्या होता है, क्विक रेफरेंस टूल होता है। मतलब अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं और आप बताना चाहते हैं कि मान लीजिए अभी इसी में से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और गेहूं की फसल किसी ने नहीं देखी, गेहूं का प्लांट ट्रेटिकम एस्टिवम गेहूं नहीं देखा है, तो फिर मैं कैसे आपको कैसे समझाऊं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हार्बेरियम पलट करके आपको दिखा देंगे कि भैया ऐसा ही होता है, क्योंकि सीजन तो है नहीं। अभी धान की कटाई हुई है तो गेहूं मिलना मुश्किल है। अभी बुआई होगा तो 3 महीने 4 महीने बाद उसका प्लांट जो है वो तैयार होगा, तो तब तक तो इंतजार कर नहीं सकते हैं। तो अगर तुरंत दिखाना हो तो क्या करेंगे, ले जाएंगे हार्बेरियम में, पेज पलट के दिखा देंगे कि ऐसा ही होता है, ये इसका स्टेम, ये लीफ है, ये इसका शूट पार्ट है, ये इसका नाम, इतना डिटेल है। तो वो आपने क्या किया, तुरंत आपको मिल गया। तो ये क्विक रेफरेंस टूल होता है। क्या होता है, क्विक रेफरेंस टूल होता है। इससे आपकी स्टडी क्या हो गई, आसान हो गई।
लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो है डिजिटल हर्बेरियम, यहाँ डालेंगे ट्रिटिकम स्टीमम गेहूँ, इंटर दबाए, डिटेल आ गया फोटो के साथ, पहले क्लासिफिकेशन फिर कैरेक्टर्स, देख लो पढ़। ये डिजिटल हर्बेरियम क्या है? डिजिटल हर्बेरियम। मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में लिखा हुआ। ये डिजिटल हर्बेरियम है। आपके टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कहीं भी बैठ के मोबाइल पे आप क्या करते हैं, स्पेसिमेन को सर्च करके देख सकते हैं कि कैसा होता है। मान लीजिए किसी स्पेसिमेन का मैंने नाम लिया, आपको नहीं आता, नहीं देखा है कभी कि कैसा होता है, तो क्या करेंगे? सर्च कर लेंगे, आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो वो डिजिटल हर्बेरियम है। आपको क्विक रेफरेंस टूल के तौर पर मिला कि नहीं? वहाँ फोटो भी देख लिया आपने प्लांट का, क्लासिफिकेशन भी देख लिया और कैरेक्टर्स की स्टडी भी कर लिया। तो ये आपका हर्बेरियम हो गया। फिर है बोटेनिकल गार्डन। क्या है? बोटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, जैसा कि नाम से ही कंफर्म है, बोटेनिकल गार्डन, बॉटनी यानी प्लांट स्पेसिमेन को यहाँ पे क्या किया जाता है, रखा जाता है, प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है। इसके लिए एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उन्हीं के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। नेम ऑफ द टू साइंटिस्ट according to them botanical gardens are arranged। किसके अकॉर्डिंग बोटेनिकल गार्डन के प्लांट को अरेंज किया जाता है? हर्बेरियम बोटेनिकल गार्डन दोनों, हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन दोनों को बेंथम एंड हुकर्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। तो बोटेनिकल गार्डन जो होते हैं ये लार्ज साइज की फील्ड होती है, जहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और उनको इन्हीं बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या किया गया होता है, अरेंज किया गया होता है। अब मान लीजिए आपको कोई प्लांट स्पेसिमेन देखना हो जो यहाँ पे नहीं पाया जाता है, इन जनरली हमारे लोकेलिटी में नहीं पाया जाता है, तो हम कहाँ चले जाएंगे? बोटेनिकल गार्डन में चले जाएंगे। वहाँ पे वो प्लांट लगा होगा, उसको हम देख लेंगे कि उसके स्टेम कैसे हैं, लीव्स कैसे हैं, उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर की स्टडी क्या करेंगे, हम कर लेंगे। तो वो क्विक रेफरेंस टूल के तौर पर हमको वहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। वहाँ पे तुरंत क्या करेगा, वो प्लांट हमको मिल जाएगा। जैसे साइकस पाइनस ही देख लीजिए, इन जनरली आसपास नहीं मिलता, वैसे सोरी प्लांट है तो लोग लगा लेते हैं, नहीं तो आपको कहाँ मिलता आसानी से, तो वहाँ पे देख सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हम क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रो कराते हैं क्विक रेफरेंस के लिए। मान लीजिए हमने नहीं देखा है तो हम वहाँ पे चले जाएंगे और देख लेंगे उसका पेड़ कैसा होता है, तो ये क्विक रेफरेंस। तो कई सारे बोटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरियम हैं। तो कुछ बोटेनिकल गार्डन के नाम जो है दिए गए हैं, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, क्यूज में है, लंदन या इंग्लैंड में, ठीक है। एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पे है, हावड़ा इंडिया में। और एक है NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में, ठीक है। तो लखनऊ में NBRI है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है NBRI, तो वहाँ पे भी प्लांट्स को अरेंज किया गया है, आप घूमने जा सकते हैं। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में वहाँ पेड़ पौधों को देखिए, मॉल जाएंगे है ना। तो एक हो गया आपका बोटेनिकल गार्डन, ये भी क्विक रेफरेंस टूल है। क्या है, क्विक रेफरेंस टूल है। फिर एक है जूलॉजिकल पार्क, ये क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क मतलब चिड़िया जू, ठीक है। अब मान लीजिए कंगारू जो है वो उसका जो नेटिव प्लेस है वो है ऑस्ट्रेलिया। कंगारू कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। मान लीजिए हमको कंगारू के बारे में पढ़ाया जा रहा था और नहीं आता है, हमने नहीं देखा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है कैसा एनिमल होता है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? नहीं। हमारे पास जूलॉजिकल पार्क गोरखपुर में नया खुल गया है, मुख्यमंत्री जी खुलवा दिए हैं, तो वहाँ पे चले जाएंगे। लखनऊ में हमारा पहले से था, तो हम वहाँ चले जाएंगे तो हमको कंगारू देखने के लिए मिल जाएंगे।
तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसा स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो कई सारी बर्ड्स हैं, कई सारे एनिमल्स हैं जिनका कलेक्शन कहाँ पे मिलता है, जूलॉजिकल पार्क में, जू में देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमको शेर देखने का मन कर रहा है तो जंगल में खोजेंगे जा करके कि कैसा होता है, तो हमको गलती से खोज लेगा तो इसलिए हम कहाँ चले जाएंगे, जूलॉजिकल पार्क में चले जाएंगे। तो हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की स्टडी कर लेंगे कि हाँ ये जानवर ऐसा ही दिखने में होता है। फिर कभी हमको पता चलेगा, कहीं देखेंगे तो हम देख करके बता देंगे ना ये शेर है। अभी आपको ये हंसी वाली बात लग रही होगी, लेकिन मान लीजिए आपको बचपन से फोटो में नहीं दिखा करके नहीं सिखाया गया होता कि ये शेर होता है, तो पहचान पाते क्या? नहीं पहचान पाते ना। तो सारा कुछ जो है वो आपके मेमोरी पे बेस्ड है ना, आपको जो सिखाया गया है वो आप जानते हैं। व्हाट इज दिस? मैं कह रहा हूँ पेन है, पेन है, आपको सिखाया गया है कि ये मार्कर है, तो आप जानते हैं ये मार्कर है। अगर यही आपको बचपन से कहा गया होता है ये पेन होता है, ये पेन होता है, तो आज इसको आप पेन बोल रहे होते। दैट इज टोटली मेमोरी बेस्ड। तो आपको फोटो दिखाया गया, बार बार बताया गया, एक दो बार चिड़ियाघर घूमने गए, दिखाया गया कि ये शेर होता है, तब तो आप पहचान पाए ये शेर होता है, नहीं तो आप कैसे पहचानते कि शेर क्या होता है, ठीक है। दैट इज टोटली मेमोरी बेस्ड। तो उसके लिए क्या है, जूलॉजिकल पार्क हमारा कोई रेफरेंस टूल होता है। तो वहाँ पे सारी ऑलमोस्ट जितनी स्पीसीज को रखा जा सकता है, शेर, सियार, बिल्ली, ऊंट, बंदर से लेकर के सब कुछ, जिराफ तक, वो आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्विक रेफरेंस टूल के तौर पर वो एनिमल स्पीसीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो वो क्या होगा, जूलॉजिकल पार्क, ठीक। और म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है? डेड एनिमल एंड प्लांट पार्ट को प्रिजर्व किया गया हो या एंटीक आइटम को प्रिजर्व किया गया हो, दोनों चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम, तो वहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड सिर्फ एनिमल और प्लांट की स्पीशीज को रखा जाता है। अदरवाइज इन जनरली म्यूजियम की बात करेंगे तो वहाँ कुछ एंटीक आइटम को भी रखे जाते हैं, जो हमारी खुदाई वगैरह में निकले हुए चीज़ें होती हैं पुराने समय की, उसको भी हम रखते हैं, तो वो भी म्यूजियम ही कहलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में आपको बताया गया कि डायनासोर कैसा होता है, आपने तो देखा ही नहीं, आपने नहीं देखा, तो आज हमको कैसे मूवी में या टेलीविजन में हमको कैसे बताया जाता है कि ये डायनासोर ऐसा होता है, तो हमको क्या मिला? हाँ, उसका स्केलेटन मिला, ठीक है। फिर हमने ग्राफिक्स की मदद से उसका ढांचा तैयार किया, जोड़ा, और पता लगाया कि ये एनिमल कुछ ऐसा ही दिखता होगा, तो हमने बना लिया। तब हम आपको आज बता पाते हैं वो किसके बेस पे, जहाँ पे हमने उसके स्केलेटन को क्या किया है, प्रिजर्व किया है ना, तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स का मॉडल बना के रखा हुआ होता है, मैमथ का मॉडल बना के रखा होता है। मैमथ एलिफेंट की वैरायटी का एक एनिमल स्पीशीज था ना, जो हाथी से भी ज़्यादा बड़ा होता था, 2 गुना बड़ा, 1.5 से 2 गुना बड़ा होता था हाथी से, मैमथ। प्रेजेंट टाइम में नहीं पाया जाता है। अरे कार्टून मूवी में देखे होंगे भाई, आइस एज करके एक कार्टून मूवी है बच्चों की, उसमें दिखाता है जिस हाथी के दांत ऐसे मुड़े हुए होते हैं, हाँ, तो वो मैमथ होता है, शरीर पे ढेर सारे बाल होते हैं, तो वो मैमथ पहले आइस एज के दौरान पे पाया जाता है, जब पूरी बर्फ जमी हुई, तो इसीलिए उसका नाम ही रखा गया मूवी का, आइस एज। तो ये सारी एनिमल स्पीशीज हैं जिनके बारे में हमको उनका मॉडल या स्केलेटन कहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, म्यूजियम, या जानवरों की खाल के अंदर भूसा भर के स्टफिंग करके उसके मॉडल को तैयार करके रखा गया होता है कि ऐसा ही दिखता है, या मॉडल बना करके हम रख देते हैं पुतला, तो उससे हमको अंदाजा हो जाता है कि ऐसा ही है। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, 10 मिनट का और लेक्चर जो है वो बचा हुआ है इसमें, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है।